इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें दी हुई है ई नॉट एक्स बाई डी के कैप। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दी ई नॉट एक्स बाई डी के। हमें पता करना है ये जो ए बी सी डी सरफेस है इसमें से कितना फ्लक्स पास हुआ। कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस ए बी सी डी। देखो यहाँ पर अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग। हाँ, एक आंसर सही आया है अभी। इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी क्या बच्चों? इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी बच्चों। क्यों? क्योंकि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। तो देखो जब भी इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़े ऐसा एलिमेंट लो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म माना जा सके। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स कोऑर्डिनेट के साथ वेरी कर रहा है तो वाई डायरेक्शन में जाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैंने एक एक्स वाई एक्सिस से पैरेलल एक लाइन बना दी और एक्स के अलोंग गया तो इतना कम गया कि उस कम में वेरिएशन इन ई कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ये जो स्ट्रिप मैंने कंसिडर करी है उस स्ट्रिप में से फ्लक्स कितना लिखेंगे? फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप फ्रॉम पोजीशन x टू x प्लस dx। उस फ्लक्स को डी फाई यदि मैं कहूँ तो वो फ्लक्स हो जाएगा ई नॉट एक्स बाई डी मल्टीप्लाइड बाई एल डी एक्स इंटू कॉस 0 डिग्री।
उस स्ट्रिप का एरिया और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। टोटल फ्लक्स यदि हमें ए बी सी डी में से पता करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। एक्स की वैल्यू डी से लेकर के और कहाँ तक पुट कर देंगे बच्चों, 2D तक। एक्स एक्स क्या था, वाई एक्सिस से डिस्टेंस यानी एक्स कोऑर्डिनेट इसका डी दिया हुआ है, इसका 2D दिया। तो ई नॉट एल बाई डी तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बचा तो उसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट रख देंगे डी से 2D तक। तो ई नॉट एल बाई 2D और 4D स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर यानी 3D स्क्वायर। तो ई नॉट एल 3D स्क्वायर बाई 2D, तो वैल्यू आ जाएगी 3 ई नॉट एल डी बाई, एक डी कैंसिल भी हो जाएगा है ना, तो 3 ई नॉट एल डी बाई 2 के साथ। डी सेकंड स्टेप में कैंसिल नहीं होगा बेटे। सेकंड स्टेप में तो देखो क्या है, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ई नॉट एल और डी बाहर आ गया और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया एक्स स्क्वायर बाई 2। अब जब लिमिट डालूंगा डी से 2D तो 4D स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आएगा, अब डी से डी कैंसिल हो, ये वाले एक्सप्रेशन के बाद अब डी से डी कैंसिल। सेकंड स्टेप में कैसे कैंसिल करें, सेकंड स्टेप तो ये है, इसमें न्यूमरेटर में डी आया ही कहाँ। ये बात समझ में आई भाई सबको। अब देखो मैं आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टेड एरिया का भी बताता हूँ। प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब क्या होता है ना, देखो क्या है। मान लो हमें दिया जाए कि एक स्फेयर है, ठीक है, कंसिडर है हेमिस्फेरिकल, कंसिडर अ हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r। और देखो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस, इधर जो लाइन है ये जेड एक्सिस, और ऊपर जो लाइन जा रही है क्या है, वो वाई एक्सिस।
इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है ई नॉट जे कैप। तो हमें पता करना है फाइंड फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेरिकल सरफेस। हाँ हाँ, प्रीवियस पेज देख लो भाई। देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको। देखो इसका प्रॉपर अगर अपन इंटीग्रेशन के तरीके से करने जाएं तो मेथड बहुत बड़ा होगा। रीजन बीइंग के इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है यहाँ पे, बट बिकॉज सरफेस कर्व टाइप की है तो कर्व सरफेस होने की वजह से क्या होगा, कर्व सरफेस होने की वजह से उसका अलग अलग जगह पे नॉर्मल अलग अलग होगा। अब नॉर्मल बनाने का तरीका क्या है, उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में, तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल यहाँ पर कुछ होगा। अगर मैं यही यहाँ पे बना लेता तो यहाँ नॉर्मल कुछ ऐसे आ जाता और इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस डायरेक्शन में रहता, तो ये एंगल
बदल जाता कि नहीं बदल जाता? अलग अलग जगह पर नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल अलग अलग है। जैसे मैं एक बात कहूँ तुमसे कि मान लो मैं ये जो वाई एक्सिस से इससे थीटा एंगल पे गया, तो थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल यानी एरिया वेक्टर के बीच का एंगल भी थीटा ही होगा। हाँ, अब हम ऐसा कर सकते थे कि अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी रिंग बना दूं, रिंग की शेप की एक स्ट्रिप टाइप की एक बना दूं, ठीक है, तो क्या होगा, इस स्ट्रिप में हर जगह पर इसके एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल थीटा रहेगा, पूरी स्ट्रिप में थीटा रहेगा। इस स्ट्रिप की रेडियस हो जाएगी, टोटल रेडियस तो आर है, स्ट्रिप की रेडियस हो जाएगी आर साइन थीटा। तो मैं इस स्ट्रिप में से फ्लक्स कैसे लिखूंगा, ई नॉट, इस स्ट्रिप का एरिया विच इज 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई ई डी एस कॉस थीटा। और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जा करके टोटल फ्लक्स आएगा। और थीटा को 0 से पाई बाई 2 तक रख करते हैं। अब क्या होगा बेटे, ई नॉट पाई आर स्क्वायर तो आप कॉमन ले लो, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 और 0 से पाई बाई। इसमें से आप -1/2 कॉमन ले सकते हो, तो माइनस ई नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2 कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई इज -1, कॉस 0 इज 1, -1 -1 -2 से ये माइनस का माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा ई नॉट पाई आर स्क्वायर। ये इसका प्रॉपर मेथड है जिसमें हमने क्या किया। अच्छा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है इस वजह से जरूरत पड़ी क्या, क्यों किया है इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नॉन यूनिफॉर्म है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, सरफेस कर्व है, और कर्व सरफेस पर नॉर्मल अलग अलग जगह पे अलग अलग है, तो ई और नॉर्मल के बीच का एंगल वेरी होता जा रहा है ना। सर लिमिट पाई से 0 होगा कि पाई बाई 2 से 0? 0 से पाई बाई 2 रखी है लिमिट मैंने, तो देखो है ना भाई, सबसे पहला एलिमेंट यहाँ बनाया भाई, पाई बाई 2 पे पहुंचूंगा तो ये पूरा कवर हो जाएगा ना, एक साथ कवर हो रहा है ना मेरा, मैं पूरी रिंग बना रहा हूँ। तो क्या है, पाई तक जाने की कोई जरूरत नहीं, पाई मतलब इसके नीचे क्यों जाऊंगा मैं, पाई बाई 2 मतलब यहाँ पहुंच गया, यहाँ थीटा 0 है, यहाँ थीटा पाई बाई 2, 0 पे मतलब ये वाली रिंग आ गई, बड़ा और बड़ी रिंग आ गई, ऐसे करते करते पाई बाई 2 तक आते आते पूरा कवर हो गया ना मेरा हेमिस्फेयर। ये वाला मेथड नोट किया बच्चों सबने? ओके ओके, कर लो। नहीं नहीं नहीं,
याद रखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। मैं इसका अभी एक मेथड बताऊंगा, तो वो तुम अपने आप एक पूरा जो है ना, अपन एक लाइन में ही कर सकते हैं इसको बिना इंटीग्रेशन के। यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ projected concept of projected area in a single line. सेकंड मेथड की बात कर रहा हूँ। एरिया, एरिया वाली टर्म कैसे लिखी मैंने, भाई देखो, ये इस तरह की सर्कुलर स्ट्रिप बन गई थी, है ना? इसकी रेडियस आर कॉस थीटा आ गई थी, ये समझ में आ गया था। और ये जो विड्थ है इसकी, वो आर डी। आर साइन थीटा, यस, आर साइन। अब इसका एरिया लिखना है आपने को, है ना, इस स्ट्रिप का एरिया। इस स्ट्रिप को आप क्या कर लो, ऐसे कट करके इमेजिन कर लो, कट कर लो इसे, कट इट एंड यू एक्सपैंड इट। तो ये ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जैसी बन जाएगी, ऑलमोस्ट रेक्टेंगल। इसकी जो सरकमफेरेंस है वो उस रेक्टेंगल की लेंथ बन जाएगी, और आर डी थीटा इसकी विड्थ बन जाएगी, तो लेंथ इंटू ब्रेड। रेक्टेंगल का एरिया कैसे लिखते हैं, लेंथ इंटू। अच्छा, अब देखो अगले मेथड के बारे में जो मैं बात कर रहा था। देखो ध्यान दो कि कभी भी अपने को अगर ऐसा करना हो ना, किसी कर्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकालना, तो कैसे निकालेंगे भाई? ये उसका एरिया वेक्टर है, ये डीएस, है ना। तो अपने को ई डीएस कॉस थीटा करना। ई डीएस कॉस थीटा का मतलब क्या है बेटे? ये वाला जो वेक्टर है, उस वेक्टर का मेरे को इधर प्रोजेक्शन लेना, या मैं यूं समझ सकता हूं कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसका मुझे क्या कर लेना है, इस प्लेन में प्रोजेक्शन ले लेना। मतलब ऐसा ऐसा ये टेढ़े वाला एरिया अगर डीएस है, ये वाला एरिया अगर डीएस है, तो डीएस कॉस थीटा कौन सा एरिया हो जाएगा? ये वाला जो एरिया हो जाएगा, ये डीएस कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि
ये एंगल भी थीटा ही आने वाला। भाई अगर इस एरिया के नॉर्मल और हॉरिजॉन्टल के नॉर्मल यानी वर्टिकल डायरेक्शन में एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही आएगा। तो इधर वाला एरिया अगर डीएस है तो ये वाला एरिया डीएस कॉस थीटा है। तो बेसिकली जो हमने जब इसको ऐसे लिखे हैं ई डी एस कॉस थीटा ऐसे लिखे हैं, तो आप इसमें ध्यान दो कि ई तो आपका कांस्टेंट है ना, ई का ई कांस्टेंट है, तो आई कुड हैव टेकन इट आउट ऑफ इंटीग्रेशन एंड आई कुड हैव जस्ट डिड दिस इंटीग्रेशन डीएस कॉस थीटा। अब डीएस तो ये कर्व सरफेस एरिया है, लेकिन डीएस कॉस थीटा क्या है? इस एरिया का ये जो इसका डायमेट्रिकल प्लेन है, उस प्लेन में प्रोजेक्शन, उस एरिया का इस नीचे वाले प्लेन में प्रोजेक्शन। तो हर छोटे पार्ट का जब प्रोजेक्शन लेता जाऊंगा तो मुझे ये बेस का एरिया मिल जाएगा। मुझे क्या मिल जाएगा? पूरे बेस का एरिया। तो इंटीग्रल डीएस कॉस थीटा इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो सरफेस है, उस सरफेस में कर्व एरिया का प्रोजेक्शन ले लो आप, या जो भी एरिया है उस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में प्रोजेक्शन ले लो। ये बात समझ में आती है? तो हेमिस्फेरिकल का डायमेट्रिकल प्लेन में प्रोजेक्शन पाई आर स्क्वायर होगा, तो फ्लक्स आ जाएगा ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई बच्चों? एक बार और एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखो बेटे, मैंने क्या कहा कि हमें बेसिकली इज द हेमिस्फेयर इन द क्वेश्चन सॉलिड और हॉलो? बेटे देखो, बात क्या है कि फ्लक्स जो है ना वो एक सरफेस की प्रॉपर्टी है। फ्लक्स इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ वॉल्यूम, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ सरफेस, राइट? तो ये कहना कि सॉलिड स्फेयर में से फ्लक्स निकालो, इसका तो कोई मतलब नहीं होता, है ना? आपको कोई सरफेस बतानी पड़ेगी उनको कि इस सरफेस में से फ्लक्स निकालो। फ्लक्स एक वॉल्यूम की प्रॉपर्टी नहीं होती। फ्लक्स किसकी प्रॉपर्टी होती है? एक सरफेस की प्रॉपर्टी होती है ना? तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या है? हॉलो स्फेयर की है। दिस इज अ हॉलो स्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर। सॉलिड हेमिस्फेयर में से फ्लक्स का तो कोई मतलब नहीं होता। सॉलिड हेमिस्फेयर में कौन सी सरफेस? ठीक है। देखो बेटे, ये जो इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा हमें करना है, तो हमने कहा कि ई को बाहर ले लेते हैं, डी एस कॉस थीटा करना है। देखो डी एस कॉस थीटा क्या होता है? जैसे कोई भी वेक्टर है आपके पास, मान लो कोई वेक्टर वी, ये वेक्टर का आपको क्या करना है? थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है। तो आप क्या करते हो? वी कॉस थीटा करते हो।
तो उसी तरह से अब क्या है, मैं एरिया को एक वेक्टर की तरह से मान रहा हूँ और उसका मेरे को क्या करना है, थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट करना है। ठीक है, कंपोनेंट करना है मतलब जैसे इसका प्रोजेक्शन ले लिया मैंने, इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ले लिया, तो ये इतनी लंबाई आ गई। उसी तरह से यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो कर्व एरिया है, इस कर्व एरिया का इस डायमेट्रिकल प्लेन में प्रोजेक्शन ले लेना। इस कर्व्ड एरिया का डायमेट्रिकल प्लेन में प्रोजेक्शन ले लेना। बस वो प्रोजेक्शन ले लो, उससे हो जाए। ठीक है, तो इंटीग्रल ds cos थीटा, ये हेमिस्फेयर का इस प्लेन में प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, इट विल बी पाई आर। देखो जैसे, और इसका एक और सवाल कराता हूँ मैं तुमको, है ना, और समझ में आएगा कैसे करना। मान लो हमें दिया जाए कुछ ऐसा, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये इस तरह की एक सरफेस है हमारे पास, ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं a,0,0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,a,0, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0,a। ठीक है, ऐसी ट्राइंगुलर सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें दी हुई है, E वेक्टर इज इक्वल टू E नॉट आई। फाइंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ए बी। फाइंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ए बी।
हाँ बच्चों, क्या आया? देखो बच्चों, कैसे करेंगे? अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ इस डायरेक्शन में है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सरफेस है, इस सरफेस का मेरे को प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। किस प्लेन में? जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है, तो एक्स के परपेंडिकुलर होता है वाई जेड प्लेन। तो मुझे वाई जेड प्लेन में प्रोजेक्शन लेना होगा। वो एरिया कौन सा आएगा? वो एरिया ये वाला है। क्या वो एरिया ये वाला आएगा? और ये कितना आ जाएगा बेटे? ये आ जाएगा ई नॉट मल्टीप्लाइड बाई ये ट्राइंगल ओ ए बी का, ओ बी सी का एरिया है ना। इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो इधर आ जाएगा। तो वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी ई नॉट ए स्क्वायर बाई। तो एरिया वेक्टर तो क्या होगा? ये जो ए बी सी प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, है ना। अगर तुम इसको प्रॉपर चाहते हो कि एरिया वेक्टर ऑफ ए बी सी लिखना चाहते हो, तो उसका एक तरीका आप लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ा होगा, बहुत पहले भूल गए होंगे, मैं फिर से बता देता हूँ। एरिया वेक्टर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगर आप प्रॉपर लिखना चाहते हो, तो पता है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सी ए वेक्टर क्रॉस सी बी वेक्टर बाई 2 कर दें, हाफ ऑफ सी ए वेक्टर क्रॉस सी बी वेक्टर। देखो, कोई भी दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी से मिलके बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया तो होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और बनने वाले ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ये जो हाफ ऑफ सी ए क्रॉस सी बी का जो मैग्नीट्यूड है, वो तो एरिया दे देगा। और सी ए क्रॉस सी बी करने से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलता है एक वेक्टर, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा? एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर मिल भी जाएगा।
ठीक है। तो देखो वो कैसा हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया वेक्टर की अगर मैं बात करूं ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो वो कैसा आएगा, हाफ ऑफ सी ए वेक्टर। सी ए वेक्टर हो जाएगा ए आई कैप माइनस ए के कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट विद सी बी वेक्टर, वो हो जाएगा ए जे कैप क्रॉस माइनस ए के कैप। ये वाला वेक्टर हो जाएगा ए आई कैप माइनस के कैप ए कैप, ये वाला वेक्टर हो जाएगा ए जे कैप माइनस ए के कैप। अब क्या है, यहाँ से हाफ ए यहाँ से बाहर आ सकता है, ए यहाँ से बाहर आ सकता है, तो ए स्क्वायर तो ये बाहर आ जाएगा। अब आई कैप क्रॉस जे कैप हो जाएगा के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप करोगे तो माइनस जे कैप आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन पहले से है तो प्लस जे कैप इधर आ जाएगा। के कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो आई कैप आ जाएगा, तो ये माइनस आई कैप, आई जे के, सॉरी, के कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो माइनस आई कैप आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और के क्रॉस के जीरो हो जाएगा। तो ये आपका प्रॉपर एरिया वेक्टर ऑफ ट्राइंगल एबीसी ऐसा है। एरिया वेक्टर ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना आया पता है, ए स्क्वायर बाई टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब इसका आपको डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, ई नॉट आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। फाई को लिखो ई डॉट एस, ई को लिखोगे ई नॉट आई कैप और एस को क्या लिखोगे, ए स्क्वायर बाय टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस आई कैप डॉट आई कैप वन, आई कैप डॉट जे कैप जीरो, आई कैप डॉट के कैप जीरो। तो ये ई नॉट ए स्क्वायर बाय टू ऐसी वैल्यू फ्लक्स की आ जाएगी। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब ये ये आपका क्या है, इसको मेथड वन मान लो आप, जिसमें मैंने क्या किया, ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्टेड एरिया। एरिया का प्रोजेक्शन किधर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में। और ये आपका प्रॉपर मेथड है कि प्रॉपर मैंने एरिया वेक्टर पता किया और फिर पूरा डॉट प्रोडक्ट वगैरह किया। हाँ बच्चों, नोट कर लिया सबने?
चलें भाई अगले पेज पे चलें, अगला क्वेश्चन लें। देखो, अब हमें एक बात ध्यान रखनी है कि फॉर कैलकुलेटिंग फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू क्लोज्ड surfaces, for calculating flux of electric field through closed surfaces, normal to the surface is always considered in outward direction. Normal to the surface is always considered in outward. मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई हमसे कहे कि एक आपके पास स्फेयर है, उस स्फेयर में से इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकालो, तो नॉर्मल, भाई हमें क्या है, ऐसे नहीं सोचना है कि मैं नॉर्मल किस डायरेक्शन में लूँ, मैं नॉर्मल इधर की तरफ लूँ या सेंटर से रेडियली आउटवर्ड लूँ या रेडियली इनवर्ड लूँ। इसके लिए एक प्रॉपर कन्वेंशन डिफाइन किया गया है। क्या कन्वेंशन डिफाइन किया गया है? उन्होंने कहा है कि साहब आपको ये वाली डायरेक्शन नहीं लेनी, आउटवर्ड ड्रॉन डायरेक्शन में ही नॉर्मल को लेना। मतलब यहाँ पर इधर होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर बाहर होगा। इन सब डायरेक्शंस में ही नॉर्मल काउंट। क्या ये बात समझ में आ रही है? आउटवर्ड डायरेक्शन में ही नॉर्मल को लिया जाएगा। जैसे सिर्फ जरूरी नहीं कि स्फेयर ही क्लोज सरफेस हो। मान लो हमारे पास कोई क्यूब हो गया, अ क्यूब इज आल्सो अ क्लोज सरफेस, तो उसके लिए नॉर्मल की डायरेक्शन क्या लेंगे बच्चों? क्यूब के लिए अब क्यूब इज मेड अप ऑफ 6 प्लेन सरफेसेस। हर एक प्लेन सरफेस के लिए नॉर्मल की डायरेक्शन आउटवर्ड काउंट होगी। इधर वाले के लिए, इधर वाले के लिए, पीछे वाले के लिए, आगे वाले के लिए, ये इस तरह से। ये बात समझ में आती है बच्चों? जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ और इस बात का कहाँ फर्क पड़ता है, कैसे पता करेंगे उसको आप समझना। कि जैसे मैं कहूँ कि भाई एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट एक्स बाई एल आई कैप इस तरीके से दिया है। कैसे दिया जाता है? ई नॉट एक्स बाई एल आई कैप। अब हमको क्या करना है, एक क्यूबॉइड है, उस क्यूबॉइड में से फ्लक्स पता करना।
उस क्यूबॉइड में से इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स पता। और वो क्यूबॉइड कैसा है बेटे? वो क्यूबॉइड कुछ इस तरीके का है कि अ, ऐसा है ना? कुछ इस तरह का ये क्यूब है। ये वाला जो प्लेन है ये x इक्वल टू L/2 पे लाई करता है, और ये वाला जो प्लेन है वो x इक्वल टू -L/2 पे लाई करता है। बाकी ये सारी लेंथ ब्रेड्थ सब L के बराबर है, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑल आर इक्वल टू L। तो मेरे को इस पूरे क्यूब में से फ्लक्स निकालना है। कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द एंटायर। कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? मैं इसको मार्क कर दूंगा ABCD EFG।
अच्छा, मैं अगर तुम्हें एक हिंट दूं, ये कहूं कि इस क्यूब के 6 फेसेस हैं, 6 में से अलग अलग फ्लक्स निकालना पड़ेगा, और 6 में से 4 फेस में तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो वो 4 फेस कौन कौन से हैं जिनमें से फ्लक्स जीरो पास हो? The 4 faces are such that flux through them will be zero. कौन से 4 फेस ऐसे हैं जिनमें से फ्लक्स जीरो पास हो? बिल्कुल सही है। डी, सी, डी, ई, एफ। सी, डी, ई, एफ में से जीरो पास होगा। ई, एफ, जी, एच में से जीरो पास होगा। ए, बी, जी, एच में से जीरो पास होगा। और ए, बी, सी, डी में से भी जीरो पास। इन चारों में से तो फ्लक्स जीरो पास होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इसको ग्रेज करते हुए निकल जाएंगे। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, सी, डी, ई, एफ, ए, बी, जी, एच। ए, डी, ई, एच में से जीरो नहीं होगा बेटे। एक बच्चे ने ए, डी, ई, एच भी लिखा है, ए, डी, ई, एच में से जीरो नहीं होगा। ए, डी, ई, एच में से बता। ओके, ठीक है। अच्छा, ये बात सबको समझ में आ गई कि इनमें से फ्लक्स जीरो पास हो। तो भाई, बाकियों में से क्या होगा? देखो, देखो, अब पहले ए, डी, ई, एच की सी बात देखो, टोटल फ्लक्स जीरो नहीं होगा। कुछ लोगों ने ये आंसर बताया, टोटल फ्लक्स जीरो सही नहीं। फॉर ए, डी, ई, एच बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को क्या लिखेंगे? क्या ई नॉट बाई टू आई कैप लिख सकता हूँ ए, डी, ई, एच के लिए? ए, डी, ई, एच के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिख सकता हूँ ई नॉट बाई टू आई कैप। और उसका जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर, क्या वो एल स्क्वायर आई कैप ही लेना चाहिए? क्योंकि आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल लेनी है मुझे, और आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल तो साहब यही है। तो ये हो जाएगा एरिया वेक्टर ऑफ ए, डी। उसके बाद बात करेंगे बी, सी, एफ, जी। तो बी, सी, एफ, जी का एरिया वेक्टर इधर होगा कि नहीं? आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल लेना है, तो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल तो भाई फॉर बी, सी, एफ, जी अगर मैं लिखूं, तो एरिया वेक्टर उसका होगा कितना बेटे? एल माइनस एल स्क्वायर आई। और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? एक्स को माइनस एल बाई टू रखना पड़ेगा। तो माइनस ई नॉट बाई टू आई कैप होगा कि नहीं होगा? माइनस ई नॉट बाई टू आई कैप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो इधर से फ्लक्स कितना हो जाएगा? इधर से फ्लक्स हो जाएगा ई नॉट बाई टू इंटू एल स्क्वायर। और यहाँ से भी फ्लक्स हो जाएगा ई नॉट बाई टू इंटू एल स्क्वायर। दोनों जगह से पॉजिटिव फ्लक्स पास होगा।
तो इसका मतलब टोटल फ्लक्स क्या आएगा? टोटल फ्लक्स आएगा टी नॉट एल एस। ठीक है बच्चों, ये इसके लिए क्या है, हमें ये बात दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि साहब एरिया वेक्टर जो होता है वो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल की डायरेक्शन में ही लिया जाता है। तो हुआ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो थी वो अलग थी, तो साथ में एरिया वेक्टर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा ही चेंज हो गया। इसकी वजह से दोनों सरफेसेस में से फ्लक्स पॉजिटिव आ गया। अगर बीजीएफसी पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लाई करता तो जीरो आता बेटे, नॉट नेसेसरीली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स कोऑर्डिनेट के साथ वेरी करता जा रहा है ना, तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग आ जाता। इलेक्ट्रिक फील्ड का तब मैग्नीट्यूड अलग आ जाता ना, बीजीएफसी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग आ जाता, एडीईएच पर ई का मैग्नीट्यूड अलग आ जाता, तो नेट फ्लक्स जीरो तो नहीं आ पाता। हाँ, ये जरूर बोल सकते हो कि अगर बीजीएफसी पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लाई करता तो उस केस में बीजीएफसी में से फ्लक्स नेगेटिव आता और एडीईएच में से तो पॉजिटिव ही आता, तो जो भी नेट होता वो अपन निकाल। अगले सवाल पे चलें बच्चों। अच्छा, अब फिर से मैं क्या करता हूँ, एक क्यूब लेता हूँ। ठीक है, ये क्यूब, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है E इज इक्वल टू ई नॉट आई। फाइंड फ्लक्स थ्रू द, बिल्कुल सही। अभी तक जितने भी आंसर आए हैं
सारे सही आए। सही, एक और सही आंसर आया। यस, करेक्ट। देखो, जीरो आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा जीरो। एंड फॉर द सिंपल रीजन दैट, जैसे ए बी सी डी और इसको हम ई एफ जी एच कहें, तो देखो ये चार फेसेस तो ऐसे हैं जिनमें से फ्लक्स वैसे ही ग्रेज करके इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ना। और सिर्फ दो फेस ऐसे होंगे जिनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स पास होगा। एक तो ये वाला हो जाए, एक ये वाला। अब क्योंकि के ये क्लोज्ड फिगर है, तो एरिया वेक्टर सी डी ई एफ का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आएगा और ए बी जी एच का नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये इनके एरिया वेक्टर है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही जगह पर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही जगह पर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो क्या होगा, सी डी ई एफ में से पॉजिटिव फ्लक्स पास होगा और ई नॉट जो भी इसका एरिया है और ए बी जी एच में से नेगेटिव फ्लक्स पास होगा। तो टोटल फ्लक्स मिला करके जीरो आ ही जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? बाकी चार में से तो जीरो होगा ही होगा। एक जनरलाइज स्टेटमेंट मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, इस पता है क्या है कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो सरफेस को बाहर आते हुए कट करती है, वो पॉजिटिव फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करती है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि सर एक क्लोज सरफेस को अंदर जाते हुए कट करती है, वो पॉजिटिव, वो नेगेटिव फ्लक्स की तरह से काउंट होती है। फील्ड लाइन क्रॉसिंग अ क्लोज्ड सरफेस while coming out is counted as positive flux. And field line crossing a surface while entering
is counted as negative क्या ये बात समझ में आती है? भाई जो फील्ड लाइन बाहर निकल रही हो, हाँ बच्चों, तो जो फील्ड लाइन बाहर निकल रही होगी उसके लिए क्या होगा, इट विल बी काउंटेड एज पॉजिटिव फ्लक्स, और जो एंटर कर रही होगी दैट विल बी काउंटेड एज नेगेटिव फ्लक्स, है ना? तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, हम ये भी जनरलाइज स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस will always be equal to 0. Flux of uniform electric field through closed surface will always be, जैसे अगर मान लो मैंने एक स्फेयर ले लिया और कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है ई नॉट आई कैप, तो फ्लक्स थ्रू स्फेयर कितना होगा? व्हाट विल बी फ्लक्स थ्रू द स्फेयर? फ्लक्स थ्रू द स्फेयर विल बी, स्फेयर से जो फ्लक्स पास होगा बच्चों वो जीरो ही होगा। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों सबको? क्योंकि भाई हो क्या रहा है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इसको ग्रेज करते हुए चली जाएगी या कट करेगी, तो दो बार कट करेगी, और एक बार पॉजिटिव फ्लक्स की तरह से काउंट होगा, एक बार नेगेटिव फ्लक्स की तरह से काउंट। ठीक है, तो हमने कहा ना भाई फ्लक्स फील्ड लाइन के ही बराबर होता है,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटे, यहाँ पे इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंगे या इधर वाले पे भी लेंगे। अब यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसा होगा और इधर एरिया ऐसा, तो यहाँ नेगेटिव फ्लक्स बनेगा और यहाँ पर पॉजिटिव फ्लक्स। यहाँ पे नेगेटिव फ्लक्स और यहाँ पे पॉजिटिव फ्लक्स। और जैसे ये वाली लाइन है ये एक ही जगह पे पास हो रही है, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसा है, तो यहाँ इस वाली लाइन की वजह से तो वैसे भी फ्लक्स जीरो है। कट करेगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स मिलकर के कैंसिल हो जाएंगे, और टच करेगी तो वैसे भी फ्लक्स जीरो ही है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज सरफेस से फ्लक्स हमेशा जीरो होगा, भले ही वो सरफेस कैसी भी शेप की हो फिर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स हमेशा जीरो ही पास होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है भाई? ओ, तो ठीक है बच्चों, बाकी फिर इसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क क्या रहेगा भाई अगली क्लास के लिए आपके पास? बेटे प्रीवियस पेज जो है वो एक अलग पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, है ना। प्रीवियस पेज आपको एक अलग पीडीएफ में मिल जाएगा। अभी बीच में कनेक्शन डिसरप्ट हुआ था, तो इसकी वजह से क्या है, दैट इज इन डिफरेंट पीडीएफ। आज का लेक्चर दो पीडीएफ में आएगा। हाँ बेटे, मेरे कहने का मतलब क्या है कि फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बराबर ही तो होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली किसी भी क्लोज सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन दो बार कट करेंगे, एक बार एंटर करते समय, एक बार बाहर निकलते समय। तो एंटर करते समय कट करेंगी तो उसका फ्लक्स पॉजिटिव, बाहर करते समय कट करेंगी तो उसका फ्लक्स नेगेटिव, तो टोटल फ्लक्स जीरो होता है। अच्छा देखो बच्चों, पार्ट वन का जो सेक्शन आई है उसमें से आपको क्या क्या करना है, I1, I2, I3, I4, I5, यानी पार्ट वन का तो आई सेक्शन पूरा करना है। और पार्ट टू का जो सेक्शन आई है उसमें से आपको करना है I1, I2, I3, I4, I12, I13, I14, नहीं I12, I13, ठीक है। और इसके अलावा आपको करने हैं एक्सरसाइज वन, एक्सरसाइज पार्ट वन में से करने हैं, एक्सरसाइज टू पार्ट वन में से आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक।
और क्वेश्चन नंबर 20 करना है, क्वेश्चन नंबर 21 करना है। और एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, 15 तक। ठीक है, 1 से क्वेश्चन नंबर 14 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये अगली क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। See you all in the next lecture.